বন্দে পুরুষোত্তম। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিत सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 12 February 1946, পেজ 90। নরেশ বাবু, এরপর দেশে কাউকে राजा बोले स्वीकार करा হবে না। नरेश बाबू ने सीसी ठाकुर जी से कहा कि इसके बाद देश में किसी को राजा बोलकर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीसी ठाकुर, राजा রাখলাম না, কিন্তু কাউকে রাজা করাই লাগবে, প্রেসিডেন্ট বা তৎজাতীয় কিছু। सीसी ठाकुर जी ने कहा, राजा नहीं रखे, लेकिन किसी को तो राजा करना ही लगे पड़ेगा, जैसे कि प्रेसिडेंट या उस किस्म का कुछ और। नरेश बाबू, অনেকের মত এই যে সর্বহারাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়াই সমীচীন। नरेश बाबू ने पुनः सीसी ठाकुर जी से कहने लगे, बहुत से लोगों का मत ये है कि जो सर्वहारा है मतलब कंगाल है, उनके हाथों में क्षमता देना ही समीचीन है। सीसी ठाकुर, রিক্তদের হাতে ক্ষমতা গেলেও এফিशिएंट দক্ষদের হাতেই চলে যাবে। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, रिक्तों के हाथ में यानी कि निर्धन या फिर कंगालों के हाथ में क्षमता जाने पर भी एफिशिएंट यानी कि दक्ष लोगों के हाथ में ही वो चला जाएगा। एक्सप्लॉयटर शोषक नয়, এমন তো एफिशिएंट দক্ষ চাই। एक्सप्लॉयटर यानी कि शोषक नहीं, कुछ ऐसे एफिशिएंट यानी कि दक्ष चाहिए। रिक्त যারা তারা চরিত্র रिक्त, जो कंगाल है वो चरित्र से भी कंगाल होते हैं। एफिशिएंट दक्ष যদি ফুলফিলিং পরিপূরণী না হয় তবে তাকে আবার বদলাবে। एफिशिएंट यानी कि दक्ष अगर फुलफिलिंग यानी कि परिपूरणी न हो तो उसे फिर से बदला जाएगा। সহযোগিতার বদলে সংগ্রামকে যদি প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের পরিবর্তে যদি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা হয়, তবে তা যারা অসুবিধা বোধ করবে তারা আবার তখনকার সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগিতা করে সংগ্রাম করে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ গঠন করতে চেষ্টা করবে। संयोगिताओं के बदले संग्राम को ही अगर प्रधानता दिया जाए और श्रेणी विन्यस्त समाज के बदले अगर श्रेणीहीन समाज गठन किया जाए, तो उससे जिन्हें असुविधा बोध होगी वे सभी फिर से तभी के लिए समाज व्यवस्था के साथ असहयोगिता करके संग्राम करके श्रेणी विन्यस्त समाज गठन करने की चेष्टा करेंगे। ये संग्राम লেগেই থাকবে, ये संग्राम लगा ही रहेगा। কিন্তু আমাদের বিধানে দেখুন, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের কাউকে বাদ দিয়ে কারো চলবার জো নেই, প্রত্যেকে প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য। लेकिन हमारे विधानों में देखिए, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के किसी को भी छोड़कर किसी को चलने का उपाय नहीं है। हर कोई हर किसी के लिए अपरिहार्य अंग है, यानी कि बहुत जरूरी है। আর দেখেন, উপযুক্ত মানুষ তৈরি করা লাগবে, এর জন্য চাই উপযুক্ত জন্মগত সম্পদ, নইলে শুধু বাইরের চেষ্টায় হবে না। और देखिए, उपयुक्त मनुष्य तैयार करना होगा और इसके लिए चाहिए उपयुक्त जन्मगत संपद, नहीं तो सिर्फ बाहरी चेष्टाओं से कुछ नहीं होगा। সবগুলি দিক ঠিক করা লাগবে, তবে তো হবে। सभी तरफ से ठीक करना होगा, तभी तो होगा। বিয়ে থাওয়া যদি ঠিক মতো না হয়, ভালো মানুষ যদি না জন্মে, তাহলে কিন্তু কিছুই হবে না। शादी व विवाह अगर ठीक से ना हो, अच्छे मनुष्य अगर जन्म न ले, तो किसी से भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। নরেশ বাবু, যত ভালো মানুষ হোক, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অস্বীকার করা যায় কিভাবে? नरेश बाबू ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, कितने भी भला मनुष्य क्यों ना हो, पारिपार्श्विक के प्रभाव को अस्वीकार कैसे किया जाए? सीसी ठाकुर, अस्वीकार करार जो नहीं। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। फल कथा, आइडियल, आदर्श, सेल्फ, अहम এবং এনवायरमेंट পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কনকর্ড সামঞ্জস্য যত থাকবে তত জীবনেও যা কিছু গড়ে, ডিসকর্ড অসামঞ্জস্য যত হয় তত ভাঙে। असली बात यह है कि आइडियल यानी कि आदर्श, सेल्फ यानी कि अहम और इन्वायरमेंट यानी कि पारिपार्श्विक के बीच में कॉन्कॉर्ड यानी कि समानता जितनी रहेगी, उतना ही जीवनीय जो भी कुछ बन उठेगा, डिस्कॉर्ड यानी कि असमानताएं जितनी भी हो वो टूट जाएंगे। जय गुरु।
जय गुरु। सदगुरु सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को आलोचना को पाठ किए है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। और सूरजदा प्रतिदिन ऑडियो क्लिप भेजते हैं सभी भक्त बिंदु के सुविधा के लिए। ये निरंतर सेवा के लिए मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनोरंजन पात्रोदा प्रतिदिन निरंतर रूप से ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि शासन व्यवस्था का स्वरूप चाहे बदल जाए, पर समाज समाज के संचालन के लिए योग्य और दक्ष नेतृत्व आवश्यक ही होगा। समाज केवल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग और परंपरा परस्पर पूरकता से स्थिर रहता है। समाज के प्रत्येक वर्गों की अपनी उपयोगिता है, इसलिए सभी का संतुलित योगदान आवश्यक है। अच्छे समाज के निर्माण के लिए योग्य व्यक्तियों को जन्म, उचित संस्कार, सही सामाजिक व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण, इन सभी का समन्वय जरूरी है। आदर्श व्यक्तित्व आदर्श व्यक्ति और पर्यावरण के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा, जीवन और समाज का विकास उतना ही अधिक होगा। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज का विषय वस्तु का ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय श्री पंकज मिश्रदा, जो कि मुंबई से है, दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना करे दादा। 6:58 7 o'clock। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज मुझे आलोचना करने का शुभ अवसर मिला है और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। जैसा कि आज का जो विषय वस्तु है कल का ही कंटिन्यूएशन है और उसमें ये बोला जा रहा है कि नरेश्वर बाबू बोल रहे हैं कि इसके बाद देश में किसी को राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद में देश में राजा नहीं स्वीकार किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि हाँ, श्री ठाकुर जी बताना चाहते हैं कि राजा न भी रहे तो भी किसी न किसी को नेतृत्व करना ही पड़ेगा, चाहे उसे राष्ट्रपति कहे या कोई अन्य नाम दे। तो इसका मतलब ये हुआ, ठाकुर जी बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी समाज या संस्था का जो है या परिवार को दिशा देने के लिए नेतृत्व बहुत आवश्यक है। केवल नाम बदल जाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो ऐसा एक उदाहरण कैसे हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि हमारे घर में सभी सदस्य एक समान होते हैं। जैसे हमारे भाई हुए, माता पिता, बड़े छोटे, हाँ सब हैं, लेकिन निर्णय लेने का जो क्षमता है, निर्णय लेने का जो दायित्व होता है बड़ों को ही होता है। तो जैसे माता पिता हो गए, घर में सबसे बड़े हैं, दादा दादी हैं वो बड़े हैं, तो पहले उनका हमको जो है निर्णय, जैसे घर में हमको खाना बनाना हुआ तो हम जाके पूछते हैं दादी से, आज दादी आज क्या बनेगा, जबकि हमको मालूम है यही बनेगा, लेकिन उनका राय लेना बहुत जरूरी है। तो और ऑफिस में जैसे सभी लोग जो है कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, वर्कर्स लोग हैं, वो सभी लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर भी एक टीम को आगे बढ़ने के लिए एक लीडर का जो है, एफिशिएंट लीडर का जरूरत होता है। तो जैसे मेरा ही घर में अगर देखा जाए तो मेरे पिताजी का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी 3 भाई थे। 3 भाई थे तो उसमें से पिताजी सबसे बड़े थे और 4 बहन थी, तो सबका ज़िम्मेदारी उनके ऊपर था। तो वो कैसा-कैसा करके मामा जी के साथ अपना बिज़नेस किए। उस समय 1971 की बात बता रहा हूँ मैं। उस समय थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा जो है डेवलप्ड बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो अपना करते रहे, जब भी क्या हुआ, बड़े थे, सब कुछ अच्छा किए। उसके बाद जब उनको ऐसा लगा किसी कारणवश थोड़ा निर्णय लेने में उनको असुविधा होने लगी, तो उनके जो भाई लोग थे वो आगे आए। जब वो लोग आगे आए तो ऐसा पता चला कि अभी जैसे कि कांग्रेस और ये देखिए कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो सत्ता दल है, तो एक-दूसरे को गिराने का कोशिश करते हैं और ये स्वाभाविक है, आगे बढ़ने के लिए लोग ऐसा ही करते हैं। वास्तव में यही हुआ, हमारे घर में भी हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, निर्णय क्षमता जो है हम कैसे अच्छे से ले सकते हैं, जब हम सजग रहेंगे। सजग नहीं रहेंगे, थोड़ा सा ढीलापन देंगे तो निर्णय क्षमता हमारी कम हो जाती है
और जब तक हम सब्जेक्ट के बारे में अपडेटेड नहीं रहेंगे, हम जानते नहीं रहेंगे, तो हमको डर लगेगा, और डर लगेगा तो मेरा भी ऐसा ही होता है कि अगर हमारा जैसे आज हमारा रिव्यू है समझ लीजिए, तो मैं अपडेटेड नहीं हूँ, पूरा ज्ञान नहीं है मुझे, तो मैं डरूंगा कि मेरा बॉस जो है मुझे आज क्या बोलेगा, मुझे क्या होगा। ये डर ही अपना जो है दिमाग में जो है निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है, और हमारी सोच जो है उसको भी कमजोर कर देता है। तो हमको डरना नहीं है, और मुझे भी नहीं डरना, मैं जानते हुए भी डरता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो इसके बाद जो है कि नरेश्वर बाबू एक और पूछते हैं प्रश्न कि बहुतों का मत है कि सत्ता रिक्त के हाथ में दे देनी चाहिए। रिक्त का मतलब यहाँ जो खाली है, खाली का मतलब दारिद्र्य भाव है। दरिद्र कोई नहीं होता है, अगर हम अपने सोच को बदले तो हम सब अच्छा हो सकते हैं। तो सत्ता भले ही, ठाकुर जी बोलते हैं, सत्ता भले ही रिक्त के हाथ में चली जाए, पर उसका संचालन जो है दक्ष लोग ही करेंगे। जैसे कोई जन सेवक है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कौन करेंगे? उनके आईएएस अधिकारी होते हैं, बाबू होते हैं, उनके और लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनको सब कुछ करते हैं। एग्जाम्पल सबको पता है क्या क्या है, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मनोनीत होके आते हैं तो उनका मानना पड़ता है, और जो ऑर्डर देते हैं वो चलता है, इसीलिए थोड़ा सा कमी हो जाता है। तो वो दक्ष लोग होना चाहिए, दक्षता हासिल करना चाहिए। दक्षता आएगा कैसे? यही अपना जो पंचनीति है, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थानी सदाचार, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन करने में कहीं कहीं कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमारा जो है ये तकलीफ होता है। तो तकलीफ होता है इसलिए कि हम लोग सजग नहीं है, दक्ष नहीं है, इसलिए हमको तकलीफ होता है। तो इसका मतलब केवल अधिकार दे देना पर्याप्त नहीं है। नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो योग्य हो और सबको साथ लेकर चले। तो जैसे कि अभी करंट हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जैसा कि टचवुड अभी अच्छा खासा अपना नाम है, वर्ल्ड में अपना नाम है, सब कुछ चल रहा है। आगे जो कुछ भी हो, जो भी विपक्ष बोले, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो प्रेजेंट में दिख रहा है वो देख के हम बोल सकते हैं कि धैर्य के साथ ही चल रहा है। और थोड़ा बहुत तो होता ही, हर परिवार में खटखटा है तो देश तो है, ये तो देश है। तो यहाँ देश की बात है। तो अभी दैनिक जीवन में इसका क्या हो सकता है? हमारे जैसे टीम लीडर है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तो अपने जो टीम है उनको कर्मचारी लोग समस्या नहीं समझना चाहते, उप समझना ही नहीं चाहते कि तकलीफ में है, सब अपना अपना आगे बढ़ना चाहते हैं। लेग पुलिंग होता है कि भाई इसको कैसे नीचे गिराऊं, मैं आगे बढ़ूं, बॉस के साथ में जाके उनका चटुकारिता करना है, हाँ, जिसे बटरिंग बोलते हैं एक ढंग से। तो वो सब नहीं करना चाहिए, और वो सब में बढ़ोतरी नहीं होगा, होगा क्षणिक होगा, लेकिन हमारा विकास, बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे करें, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सबको साथ में लेकर चलना है। जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारे पर आश्रित है, उनको हमको जितना नॉलेज है भरपूर नॉलेज देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि सीख के हमसे आगे चले जाएंगे। वो सीखेंगे तो आपको हेल्प होगा और आपको लेके आगे जाएंगे। ऐसा मेरा भी स्वभाव रहता है कि मैं जो भी जूनियर्स हमारे साथ आते हैं, नई ज्वाइनिंग होता है, हम उनको पूरा नॉलेज देता हूँ। फिर बाद में वो लोग हमको जैसे कि हमको एक गुरु रूप में मानने लगते, जबकि मैं हूँ नहीं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हमको कुछ ला के चॉकलेट वगैरह देते हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका भाव है, हम उनका आदर करते हैं। तो हमको ऐसा ही करेंगे तो हमारा एक टीम का संगठन होगा, और उस टीम संगठन के साथ में हमारा जो है कंपनी का आगे बढ़ेगा, कंपनी के साथ साथ हम भी बढ़ेंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, इसी से समाज, देश, सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि हमारी जो सोच है उसी को परिवर्तन करना है, ये सोच का अभाव है। तो वी मस्ट वेग वार फॉर वीकनेस, वीकनेस के लिए हमको हमारी जो दुर्बलता है उसी के विरुद्ध युद्ध करना है। तो दुर्बलता यही है हमारी, सबसे बड़ा दुर्बल मैं अपने का बोलूं, पहले जैसे बॉस की घंटी आ गई तो मुझे डर लग जाता, अभी क्या पूछ लेंगे। तो डरना नहीं है, उस वक्त हमको सोचना, हो सकता है कुछ अच्छी बात बताएं, ये अपनी सोच को बदलना है। तो फिर इसके बाद में बात आती है कि श्री ठाकुर बोलते हैं कि एक आगे क्या है, ऊंच नीच का यहाँ बात कुछ नहीं है, हाँ, बल्कि समाज में विभिन्न कार्यों को महत्व दे समझा रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका आवश्यक है, ऐसा बताने का ठाकुर जी बताए हैं। फिर इसके बाद जो है कि श्री ठाकुर जी ने कहा कि योग्य मनुष्य तैयार करने होंगे। इसके लिए योग्य जन्मजात संपदा, जो इनहेरिटेंस है, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, तो एक्चुअली विवाह सुविवाह होना चाहिए, ऐसा संपदा चाहिए। केवल हमारी प्रयास से काम नहीं चलेगा, हाँ, सभी पक्षों को ठीक करना होगा, सब कुछ देखना होगा हमें। और यदि विवाह आदि की व्यवस्था उचित न हो और अच्छे मनुष्य न जन्म ले तो कुछ भी सार्थक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कर्मी जितने हैं, ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं एक इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए मैं पूरा साम्राज्य छोड़ सकता हूँ। ठाकुर जी मनुष्य कर्मी प्रेमी थे, और ठाकुर परिवार है भी। तो इसके लिए हमको जो भी हमारे साथ है उनको सबको प्रेम से रखना है। तो यहाँ पे ठाकुर जी बताना चाहते हैं कि समाज के लिए अच्छे मनुष्य तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन
शिक्षा पर्याप्त नहीं है, संस्कार, परिवार और आदर्श जीवन होना बहुत जरूरी है। कि अपने जीवन में आदर्श होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए कि जो जो कहे अक्षरशः वही मान के हमको करना है। तो इसमें बाद में यदि माता पिता, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा दें और लेकिन ईमानदारी, अनुशासन और सेवा का संस्कार न दे तो समाज का निर्माण अधूरा रह जाएगा। फिर नरेश्वर बाबू एक प्रश्न पूछते हैं, यदि अच्छे मनुष्य भी हो तो क्या वे अपने वातावरण के प्रभाव से बच सकते हैं? पर्यावरण जो है, जो हम लोग बोलते हैं कि आज हमारे समाज में क्या चल रहा है, हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आजू बाजू वाले हमारे ठीक स्वभाव के नहीं हैं, उनको समझो दीक्षित नहीं है, वो ठाकुर जी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो क्या हम बच पाएंगे? ये बात हमको समझ में आई है। तो यहाँ पे इससे इनकार नहीं किया, ठाकुर जी बोलते इससे इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आदर्श एवं स्वयं और पर्यावरण जो है के बीच जितना अधिक सामंजस्य होता है, जीवन में उतना ही निर्माण अच्छा होता है। तो सामंजस्य यहाँ हमको कोऑर्डिनेशन करके करना है एक दूसरे को लेकर, और जितना अधिक असमंजस होता है, डिस्कॉर्ड होता है, तो उतना ही जीवन टूटता और बिखरता रहता है। तो हमको एक तारतम्य बना के चलना है कि मेरा घर, मेरा पड़ोसी, मेरा परिवार, जो भी मेरा ऑफिस का कलीग, सबको साथ हमको मिल के चलना है। और ये बोलने से काम नहीं होगा, करने से ही होगा। और जब करेंगे तो बहुत सारी असुविधा भी आएगी, उसको भी हमको, वो दुर्बलता है उसके विरुद्ध हमको युद्ध ही करना है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, मनुष्य का विकास केवल उसके गुणों से नहीं होता है। हम बहुत अच्छे हैं, हमारे गुणवान हैं, उसके जीवन में आदर्श का होना बहुत जरूरी है। उसका अपना प्रयास और वातावरण जो पर्यावरण है, इन तीनों का सामंजस्य बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे जैसे उदाहरण के लिए दैनंदिन जीवन में कैसा हो सकता है, यदि एक विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन उसके मित्र हमेशा जो है गलत संगति में ले जाने की कोशिश, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई अगर पढ़ रहा है तो सामने वाले को जेलसी होती है। अगर कोई घूम रहा है, पिक्चर देखने जा रहा है, इधर उधर कर रहा है, क्लास बंक कर रहा है, तो सब लोग खुश होते हैं, चलो एक मेरे लाइन में एक आदमी और आ गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है, इससे हमको बचना है, बच्चों को अच्छा संस्कार देना ही पड़ेगा। तो विद्यार्थी लोग ऐसा ही करना चाहते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है इसमें। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी जो है, किसी कर्मचारी में क्षमता बहुत है लेकिन कार्यालय में उसका वातावरण नकारात्मक हो, तो वो बेचारा क्या करेगा? आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर सब लोग उसको डांटते रहे, वो करता भी है लेकिन जो है कि वो सबका जी हजूरी नहीं कर रहा है, तो उससे लगता है कि काम ही नहीं कर रहा है। तब वो उसका विश्वास जो है कम हो जाएगा, आत्मविश्वास कम हो जाएगा। इसलिए अच्छा वातावरण और अच्छा आदर्श ठाकुर जी को पकड़ के अच्छे इन्वायरमेंट में हमको रहना बहुत अति आवश्यक है। तो इस सब का मैं एक निष्कर्ष है, मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो प्रसंग है, ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं, तो बताना चाहते हैं, हमको आदेश दिए हैं। इस प्रसंग में कुछ हमको शिक्षा मिलती है, हमको जो है ज्ञान मिलता है, वो हमको लेना चाहिए। समाज और संस्था के लिए योग्य नेतृत्व आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, योग्य होना चाहिए। जैसे कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, रिजर्वेशन से आगे आ गए हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, वो नहीं कर पाएंगे। तो अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण दक्षता होता है, और इसका परिपूरक है नेतृत्व। नेतृत्व करना बहुत जरूरी है, लीडरशिप। हमको लड़ाई नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, सहयोग समाज को आगे बढ़ाएगा। फिर इसके अच्छे समाज के लिए जो है, अच्छे संस्कारयुक्त मनुष्य चाहिए। यही थोड़ा बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। सब कुछ रहने के बाद संस्कार हमारे जो है नहीं छूटने चाहिए। फिर आदर्श एवं वातावरण का जो है सामंजस्य जीवन का जो है निर्माण करता है। तो जीवन का निर्माण कैसे करेंगे? हमारा ठाकुर जी को लेके चलेंगे, और वातावरण जो हमारा एनवायरनमेंट में है, पेड़ वगैरह से लेके सबको, वृक्षारोपण भी हम लोग करते हैं, करना ही चाहिए। अभी जब बिल्डिंग बन रही है तो उसमें जो है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन भी हमको लेना है। तो जैसे हम गाँव में जाते हैं तो हम अच्छा फ्रेश फील करते हैं, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। ये वातावरण में तो सभी गैसेस रहती हैं, लेकिन हमारा लंग्स उसको फिल्टर करके ऑक्सीजन कितना % मिलता है, वो हमको बहुत जरूरी होता है। तो इससे सफोकेशन नहीं होगा और हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट भी अच्छे ढंग से होता है। तो इतना ही दादा मुझे समझ में आया। जय गुरु, सबका मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय पंकज दा विषय वस्तु को व्याख्या किए हैं। मूल बात जो है वो है कि योग्य व्यक्ति या दक्ष व्यक्ति का हाथ में नेतृत्व होना चाहिए, तभी समाज का हित होगा। ये बात दादा ने बहुत सुंदर जीवनीय उदाहरण देके बताया है। बहुत सारे सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। और बाद में दादा ने जो बोले हैं कि अ, जो व्यक्ति अच्छा होने से भी उसका अंदर अगर आदर्श और सेल्फ कंट्रोल और पारिपार्श्विक का अंदर सामंजस्य नहीं है तो जीवन अच्छा नहीं हो सकता। डिस्कॉर्ड होने से जीवन टूट जाता है। और ये तीनों में समन्वय रहेगा
तो जीवन अच्छा गठन होता है। तो एक बहुत सुंदर आलोचना रखे सद्य श्री पंकज मिश्र दा। अभी मैं आलोचना करने के लिए सद्य श्री ब्रजेश कुमार दा, जो कि नवी मुंबई से है, दादा को अनुरोध करूंगा 15 मिनट आलोचना करे, 15 मिनट्स, 7:16 तक। जय गुरु दादा। जय गुरुदेव। वंदे लोक तिलकम सात्वत्वादाभिभूषणम अमरकृत शरणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय प्रमथ त्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम शतकोशम। आज के इस प्रातः बेला के आलोचना प्रसंग के इस सेशन में उपस्थित सभी दादा माँ बच्चे सभी लोगों को मेरे तरफ से आंतरिक जय गुरु प्रणाम। ये जो आज का जो जो विषय है बहुत ही गूढ़ विषय है। मैं तो इसको बहुत ही गूढ़ विषय मानता हूँ और मुझे जो समझ में आया है मैं अपने समझ के हिसाब से उसको व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। तो इसको सब्जेक्ट वाइज लेके चलते हैं कि जैसे कि जो दादा नरेश बाबू हैं और वो शिष ठाकुर से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम ये 1946 का डिस्कशन है। तो ये डिस्कशन जो है वो उस रूप में चल रहा है कि भारत में अब तो राजा रजवाड़े का जो सिस्टम था वो खत्म होने का कगार पे था और हम लोग डेमोक्रेसी की ओर बढ़ने वाले थे। तो इसलिए नरेश बाबू का प्रश्न कि अब तो कोई राजा तो लोग राजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ठाकुर जवाब दे भी रहे हैं कि राजा न हो तो भी किसी को न किसी को तो मनोनीत करना ही पड़ेगा ना। और चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे आज के समय में देखते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, जो कि हमारे देश में जो मुख्य डिसीजन मेकर होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उनका कैबिनेट होता है। राष्ट्रपति देश के जो सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ सिग्नेटरी होते हैं। तो उसके बाद फिर नरेश बाबू जो है बहुत आगे से प्रश्न कर रहे हैं कि बहुतों का मत है कि ये इन सब सत्ता को जो है वो सब लोगों के हाथ में दे देना चाहिए। ठीक है, ठाकुर जी बोल रहे हैं इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दक्षता जो अभी मिश्रा अभी जाजन कह रहे थे कि दक्षता जो लोग एफिशिएंट व्यक्ति होंगे, दक्ष व्यक्ति होंगे, वही उसको वापस वहां रहेगा भी तो भी वो जो सत्ता है वो वापस से वो दक्ष लोगों के हाथ में ही चला जाएगा। तो वो आप उसको आप लोगों के हाथ में दे देने से भी अगर लोगों के पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, शासन करने के लिए जो पद्धति चाहिए, जो एक सिस्टम चाहिए, वो अगर वो उनके पास नहीं है, वो इफिशिएंसी नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। और उसके बाद फिर जो आता है कि सहयोग वर्सेस संघर्ष, कि अगर हम संघर्ष से अपने देश को बनाना चाहते हैं या फिर सहयोग से बनाना चाहते हैं। और उस पर ही फिर ठाकुर जी बता रहे हैं कि अगर सहयोग नहीं हो, अगर समाज में सहयोग ना हो एक दूसरे का, जैसे कि हमारे वर्णाश्रम में है कि हर जो वर्ण है, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, शूद्र हो, सबका एक उपयोगिता है। उस उपयोगिता के आधार पे ही एक समाज का एक निर्माण हुआ था और वो हजारों सालों तक चला, वो उसमें अव्याहत ढंग से चला है। और अब जब हमें तथाकथित जब हमको आज़ादी मिली और जब से नया एक शासन पद्धति जब हम विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जो सिस्टम था उसको हम एक दिन में नहीं खत्म कर सकते। वो हमें जो पुरानी वर्णाश्रम व्यवस्था था उसको लेके चलना ही पड़ेगा। और फिर आगे चल के ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को जो आपको जो समाज को चलाने के लिए जो उच्च नेतृत्व चाहिए होता है, जो दक्ष व्यक्ति जिसकी बात हो रही है वो चाहिए, वो कैसे आएगा। उसके लिए विवाह लगेगा, उसके लिए जन्मजात संस्कार वाले जो जिनके पास इंस्टिंक्टिव बुद्धि होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा होता है और एक पुराना इंस्टीट्यूशन, वाई IIT बॉम्बे या IIT रुड़की जो 100 साल से है, और कोई नया कॉलेज खड़ा होता है, कोई क्यों नहीं नए कॉलेज में जाने के लिए तैयार होता है और पुराने कॉलेज में सब इतना ज्यादा क्यों लाइन लगा रहता है। क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुआ है, वो 100 साल 150 साल में उसमें कई सारे लोगों का जीवन खप गया उस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। तो जब वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड होता है तो वो इंस्टीट्यूशन में एक इनहेरेंट उसका विजडम है। वहां जाके ही, मैं रुड़की में पढ़ा, मुझे वहां जाके ही एक अलग तरह का अनुभव हुआ कि मैं तो वो जो चीज होता है इंस्टीट्यूशन, तो वही जन्मजात संस्कार और एक आम आदमी जो कुछ नहीं मानता है और वो हर बार अपने अपने जीवन ढंग को बदल रहा है, परिवेश के हिसाब से अपने आप को बदलता जा रहा है। लेकिन वो जो वर्णाश्रम था वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था कि उसमें उसमें उसका हिस्सा बना है, उस हिस्से से वो जो निकल के आता है उसका एक अलग ही ढंग का रंग रूप देख सकते हैं। और बहुत सारे परिवारों में आप देखेंगे, अगर आप समाज में डीपली ऑब्जर्व करेंगे, जो लोग एक
एक डीपली संस्कारी परिवार से आएंगे, उनका हाव भाव, उनके साथ कितनी भी वो उनका एक अलग ही ढंग होता है। ये मैंने बहुत बहुत गूढ़ता से अनुभव किया है कि ये जो जो लोग मानते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं, उनमें अंतर हो जाता है। आप कहने के लिए तो सब लोग हैं, लेकिन वो अंतर समझ में आता है। तो ये जो बात मतलब समझ में आया है, इसको रखना ज़रूरी है। फिर आगे चल के श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो प्रश्न आ रहा है कि अम, हाँ, तो आगे चल के जो यहाँ पर जहाँ पर ठाकुर जी एक और बात बोल रहे हैं कि आइडियल एनवायरनमेंट और व्यक्ति, तो व्यक्ति इष्ट और समाज, व्यक्ति इष्ट और समाज, इन तीनों का जो सही समन्वय चाहिए होता है इंसान को जीवन करने के लिए। जब तक वो समन्वय नहीं बनता है इंसान के जीवन में, तब तक इंसान का जो है ना वो जो सामंजस्य है, जो बैलेंस स्थापित होना है, वो होगा नहीं। और ये ठाकुर जी बार-बार इस बात को जब दादा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी दक्ष हो, उसका तो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट रहेगा ना। ठाकुर जी बोले इस बात से इससे कोई मना नहीं कर रहा कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ठाकुर जी जोड़ रहे हैं कि व्यक्ति, इष्ट और एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ का एक समन्वय चाहिए। जब ठाकुर जी ये जो 3 बात बोल रहे हैं, इसको समझना बहुत डीपली आप समझने की आवश्यकता है कि ठाकुर क्या कहना चाह रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में जब इष्ट नहीं आएँगे, हर व्यक्ति के जीवन में जब तक इष्ट नहीं आएँगे, तब तक उसका समाज के प्रति, जो समाज में उसका जो फुलफिलमेंट जो समाज में उसको करना है, वो कर नहीं सकता। वो अपना पोटेंशियल के हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, जब तक उसके जीवन में इष्ट ना हो। तो जीवन में इष्ट चाहिए। और फिर आगे देखिए, आप उसमें एक बात बोले थे कि राजा के संबंध में ठाकुर जी एक और शब्द जोड़े, दक्षता के अलावा एक और शब्द जोड़े हैं, फुलफिलिंग नेचर, परिपूर्णी स्वभाव होना चाहिए। जो परिपूर्णी स्वभाव, अब सोचिए कि परिपूर्णी स्वभाव, ठाकुर जी कितना बड़ा बात कर रहे हैं। ये तो मैं कल जब श्रीकांत दास से चर्चा कर रहा था, तो मैं बोला कि देखिए ठाकुर जी हम लोग को कितना श्रेष्ठ बनाने के लिए का हम उनका ये था, भावना था कि हर व्यक्ति एक राजा हो अपने में, एक सर्व परिपूर्णी। आप सोच के देखिए, आजकल के टाइम में हम देखिए जिसको भी देखिए वो कुछ ना कुछ पाना चाहता है। कोई मुफ्त में कुछ दे रहा है, कुछ फ्री दे रहा है, कुछ ये दे रहा है, वो दे रहा है। आप चाहते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। हर व्यक्ति कुछ पाने की लालसा में यहाँ वहां भटक रहा है। लेकिन ठाकुर क्या बोल रहे हैं, सत्यानुसार में भी वाणी है ना कि अपने लिए कुछ मत चाहो, दिए दाओ। अपने लिए कुछ भी मत चाहो, सब दे दो। तो ये दे देने का भाव क्या हो, देता कौन है? देने वाला ही जो देने वाला होता है वही बड़ा होता है, भगवान। और हम लोग ये ठाकुर जी का एक और भी हम लोग पढ़े थे ना कि जहां पर जब दे देते हैं तो वहां एक वैक्यूम क्रिएट हो, वो वैक्यूम, और प्रकृति कभी भी वैक्यूम को पसंद नहीं करती है, वो भगवान उसको स्वयं पूर्ण करते हैं। तो आपको वो देने का भावना जो जो जब आप हर अपने आस-पास पड़ोस जीव जगत, जो हम लोग इष्टविधि, कल यहाँ इष्टविधि दिवस था, इष्टविधि था, तो इष्टविधि में हमने यही किया ना कि हम इष्ट के भरण के लिए करते हैं, पर साथ में क्या करना है, भातृभोज, मतलब अपने अगल बगल जो बंधु भाव बांधव हैं उनको भी कुछ सर्व करना है। फिर जो जो जीव जगत है जिसको भूत बोलते हैं, वो भी पूर्ण करना है। तो ये जितने ज्यादा आपके अंदर वो जो परिपूर्ण करने की क्षमता आएगी, उतने ज्यादा हमारे जीवन का विकास होता है, हमारे जीवन का सोच का ढंग ही बदल जाता है। मैं एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दूंगा, जो मैंने एक जो ठाकुर जी का के जो प्रवीण कर्मी थे, ननी गोपाल चक्रवर्ती दा, उनकी कहानी है। ननी गोपाल चक्रवर्ती जब श्री ठाकुर जी के पास आए थे, तो ठाकुर जी एक दिन उनके तरफ नजर करके बोले कि तुम मेरे को सर्व करोगे, मतलब तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगे और मेरे साथ सर्व करोगे। फिर ननी गोपाल चक्रवर्ती उनको बोले हाँ जी, आज्ञा। उसके बाद फिर वो गए और ऋतिकाचार्य कृष्ण प्रसाद भट्टाचार्य जी के पास कि मुझे ठाकुर जी ने ऐसा आदेश दिया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक किताब दिया, छोटा सा एक किताब दिया, बोला कि इसको पढ़ो। और फिर वो जब ठाकुर जी की सेवा के बाद उनको थोड़ा सा समय मिला, वो रात में जब थोड़ा पढ़े, फिर सुबह सुबह ठाकुर जी पूछ रहे हैं ननी गोपाल चक्रवर्ती जी से कि क्या रे, उसमें क्या पढ़े हो? तो ननी गोपाल जी बोलते कि ठाकुर जी को कैसे पता चल गया कि मेरे पास वो बुक आया था कहीं वो अंतर्यामी। तो वो जो उनके मन का भाव था, फिर ठाकुर वो बोले कि ठाकुर, उसमें जो किताब है उसमें बोला गया है कि गुरु से सिर्फ ज्ञान लिया जाता है, सिर्फ ज्ञान लिया जाता है और कुछ नहीं लिया जाता है, और गुरु को सब कुछ दे देने के लिए कहा गया है। तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं तू साला तब और क्यों लेते क्यों हो? तो ठाकुर जी क्यों बोले तब साला यह लेते क्यों हो? तो पिताजी बोले कि, तो वो जो दादा है वो बोलते कि और अब नहीं लूंगा। तो ठाकुर जी बोले हाँ खूब भालो, यही अच्छा है कि नहीं लेना ही अच्छा है। और उसके बाद फिर वहां पे बैठे वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अरे तुम गया नहीं,
तो बोले क्या ठाकुर मैं तो जाऊंगा, जब आप अभी तो आप नहाने का टाइम है, फिर मैं जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले नहीं अभी जाओ, यही जो स्वस्थनी का बात जो कल कल शशिदा बोल रहे थे कि स्वस्थनी में क्या होता है कि हमको जब भी इम्पल्स है उसको उसी वक्त इंप्लीमेंट करना। ठाकुर जी बोले अभी जाओ, अभी जाके नाम लिखा दो कि तुम, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो लोग ठाकुर जी जो यति हो रहे थे उनको भरण पोषण करने के लिए पहले जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ भत्ता मिलता था, छोटा भत्ता मिलता था सत्संग ठाकुर जी की तरफ से, वो भत्ता ठाकुर जी बोले कि तुम छोड़ दो वो भत्ता। वो बोले कि तुम नहीं लोगे, तो बोले कि हाँ मैं नहीं लूंगा, और उस पर जाके तो नाम लिखा दो। ये ठाकुर जी वहां पे जाके उनको नाम लिखाने के लिए बोले, वो गए और नाम लिखा। अब क्या, और आप सोचिए कि एक वहां पर परिवार है, ननी गोपाल चक्रवर्ती जी अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं, और जो भत्ता उनके जीवन का एक ही आश्रय है वही भत्ता, वो भत्ता भी चला गया। ठाकुर जी बोले कि वो भत्ता तो वो चला गया। अब उनके मन में ये कि एक चिंता हो रही कि वो कैसे वो परिवार का पूर्ण करेंगे। फिर अगले दिन क्या हुआ कि जब वो उनका पत्नी बोली कि घर में तो सामान नहीं है, तो पहले होता था कि दुकान में जाइए सामान ले लीजिए और उसके बाद पैसा बाद में जब भत्ता आता था तो मिल जाता था। अब तो वो सिस्टम खत्म हो गया, तो बोले कि अब कोई कर्ज मत रखना। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटे को बोलना कि झोला भेज देगा। तो फिर जब ठाकुर जी के पास वो सेवा करते, वो झोला लेके जब वो वहां पर थे, तो जब आया और उसके बाद फिर दादा उनकी तरफ देख रहे, अब ठाकुर जी को उनको मौका मिले कि कब वो निकले और फिर कुछ किसी के पास जाएं। एक दादा आए थे जिनको रनी गोपाल दा दीक्षा दिलवाए थे ठाकुर जी से, तो वो आए आए हुए थे। तो उनके माध्यम से फिर जब उनको समय मिला वो उन्होंने वो झोला का काम किया। फिर आगे चल के दादा ये बता रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी जब उनके पास है, तो ठाकुर जी उनको जब चेहरा देख रहे हैं कि उनके पास खड़ा हो रहा है और स्ट्रेस में है, तो ठाकुर जी बोले कि रे खूब चिंता हो न की, तो ठाकुर की दया होगी तो तुम्हारा घर भी भर जाएगा, चिंता मत करो। और उसके बाद से फिर उनका जो जो चिंता था वो दूर हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक घटना हुआ कि फिर एक दादा कुछ दिनों के बाद जब फिर से वैसे ही सामान खत्म हो गया, तो एक दादा जो ठाकुर जी के पास ननी गोपाल चक्रवर्ती जी से ही दीक्षा लिए थे, वो दादा आए थे ठाकुर जी को ऑफर करने के लिए। वो सारा सामान पूरा एक बड़ा भरा हुआ जो जो ट्रक से गड़ा भरा हुआ गाड़ी था, वो आए और उनके घर के सामने में लगा के और ठाकुर जी के पास आए थे। वो दादा क्या था कि ठाकुर जी जिस भूमि पे वो खेती करते थे, उस भूमि पे ठाकुर जी ने उनको आदेश दिया था तुम यहाँ पर गोविंद भोग चावल उपजाओगे। और वो दादा ठाकुर जी की बात मान करके गोविंद भोग चावल जो था वो उपजाना शुरू किया था। उसी का जो अर्घ था वो श्री ठाकुर जी को ऑफर करने के लिए आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे। और वो सारा चीज वो जाकर के ननी गोपाल चक्रवर्ती चूंकि वो उनको दीक्षा दिलवाए थे, इसलिए उनकी बात नहीं। और ऐसे करके ननीदा ये बोलते हैं कि कभी भी मुझे उसके बाद से कभी भी अपने सांसारिक जीवन को पूर्ण करने के लिए कभी भी कोई चिंता नहीं करनी पड़ी। कैसे ठाकुर जी, कैसे परमात्मा आपको भरना चाहते हैं, इसी का एक एग्जांपल मैं आपको देने के लिए इतनी बड़ी कहानी सुनाया कि परमात्मा आपको हर वक्त भर देना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते, हम उसको छोड़ नहीं पाते। हम चाहते हैं कि मुझे ये भर जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन ठाकुर जी बोले दाता बन जाओ, दाता बनो, दाता। और वो इसमें सत्यानंद सरस्वती में वाणी आता है ना कि धनी बनो क्षति नहीं, किंतु दाता बनो, दीन बनो। तो ये कितना बड़ा बात है, ये यही मैं जो ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये बात समझ में आ रहा था कि ठाकुर जी जब ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति, आदर्श और परिवेश, तो ये जो परिवेश की सेवा आप कैसे कर सकते हैं? परिवेश की सेवा तो आप तभी कर सकते हैं ना जब आप अपने आप को कैपेबल महसूस करें। और हम लोग प्रार्थना में क्या बोलते हैं कि मतलब आपके बिना कोई मुझे एक दाना भी नहीं दे सकता है, आपके बिना, आपसे अलावा मुझे कोई एक दाना नहीं दे सकता है, फिर भी हम सबसे इधर उधर आशा लेके घूमते हैं। लेकिन हमें हमें तो दाता बनना है। हमें ठाकुर जी को सच में अगर हमको करना है कि लव सर्व एंड सरेंडर, यही 3 मूल फार्मूला है जिसको मैं समझता हूँ कि ठाकुर जी को पालन करके अगर हम चलते हैं और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। मैं अपने जीवन में देखा हूँ ये भावना बहुत डिफिकल्ट है, और मैंने प्रयास किया कि देने का, लेकिन बहुत ठगाया भी हूँ। बहुत लोगों को मुझे पैसा लिए हैं और देते नहीं है, वापस लौटाते नहीं है, मुझे लगा मैं ठगा गया। तो भी मैंने वो भाव अपने अंदर से जाने नहीं दिया कि नहीं, मैं जितने संभव होगा मैं कर पाऊंगा, और मैं अपने प्रयास में लगा रहता हूँ कि मैं करता रहूं। और जब भी प्रभु की इच्छा होगी मेरे जीवन में भी वो जो पूर्ण करने का वाला जो होता है ना, सर्व परिपूर्ण, जो ठाकुर जी चाहते थे कि सब लोग सर्व परिपूर्ण बने, वो भाव मेरे अंदर जागृत हो जाए। तो मुझे तो यही बात समझ में आया। और आप सभी के जीवन के लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। सदैव ब्रजेश दा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को आलोचना किए है।
दादा ने पहले बोले है कि जो इंस्टीट्यूट है, मतलब इंस्टीट्यूशन है, जो अच्छा इंस्टीट्यूशन के पीछे लोग क्यों भागते हैं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत करके बहुत टाइम से उसको बनाया है। सिमिलरली वर्ण व्यवस्था भी ऐसी ही था, बहुत एक बड़ा इंस्टीट्यूशन था, और उसको लोग इंस्टीट्यूशन का पीछे भागते थे। लेकिन अगर वो वर्णाश्रम अगर विध्वस्त हो जाए, तो लोगों का जो अच्छा होने का जो चांस था वो खत्म हो जाता। ये बात दादा ने बहुत सुंदर बताया। और दूसरा जो दादा ने नोनी गोपाल चक्रवर्ती का उदाहरण दिए है, वो भी बहुत सुंदर लगा। मतलब इंसान कैसे अपना कैपेबिलिटी बढ़ा के समाज को सेवा कर सकते हैं, इसका उदाहरण दादा ने बहुत सुंदर भाव से दिए है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कल का जो विषय वस्तु है, कल का जो विषय वस्तु था, उसमें एक पॉइंट ये था कि ये देखना पड़ेगा कि अत्याचार लोग क्यों करते हैं और अत्याचारित तो क्यों होता है। ये इसके बारे में कुछ चर्चा चल रहे थे, तो शशिकांत दादा ने कुछ उदाहरण दे रहे थे, तो उदाहरण दादा ने कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मैंने शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, आपका मन में जो और भी उदाहरण आया था वो अगर आप थोड़ा बता दे 5-10 मिनट तो अच्छा रहेगा। जय गुरु दादा। सोमनाथ दा, मैं एक मैसेज किया था कल रात को। आ, थोड़ा सा और किसी को देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है दादा। जय गुरु। तो जो विजय दा उपस्थित है, विजय दा शायद उपस्थित नहीं है। सद्य मनोरंजन दा, आप थोड़ा आलोचना करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। आप थोड़ा समराइज कीजिए आज का आलोचना को। जय गुरु। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो आज का जो विषय वस्तु था वो ऐसा है कि नरेश बाबू जो पूछ रहा है, इस देश में किसी को राजा बोल के स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब राजा सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन ठाकुर जी बोल रहे हैं राजा सिस्टम खत्म हो गया, फिर भी ठीक है, लेकिन किसी ना किसी को तो नेता बनाना ही पड़ेगा, दक्ष बना, मतलब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जैसा होता है डेमोक्रेसी में, ऐसा कुछ एक जो लीडर टाइप का रहना ही चाहिए। नहीं तो समाज ठीक से नहीं चल पाएगा। तो नरेश बाबू आगे फिर बोल रहे हैं कि सर्वहारा का हाथ में क्षमता दे देने से ठीक रहेगा। लेकिन ठाकुर जी इसमें बोल रहे हैं कि जो सर्वहारा का हाथ में अगर क्षमता दे भी देगा, तो जो इसका जो दक्ष लोग है उसका हाथ में ही क्षमता आ जाएगा। तो इसलिए जो समाज चलाने के लिए दक्ष और योग्य व्यक्ति का बहुत जरूरी है। रिक्त व्यक्ति जो होता है वो ठीक से नहीं कर पाएगा, रिक्त व्यक्ति का चरित्र भी रिक्त होता है, ठाकुर जी ये बात बोल रहे हैं। और दक्ष व्यक्ति जो है वो फुलफिलर होता है, वो लोग को परिपूर्ण कर सकता है। और उसको अगर हमने रिप्लेस कर देगा, तो जो लोग श्रेणी विन्यस्त समाज के लिए काम करते हैं वो फिर उसको फिर भी रिप्लेस कर देंगे। इसलिए समाज में एक अव्यवस्था हो जाएगा। इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए दुखों योग्य लोग का बहुत जरूरी है। पहले जमाने में जैसे थे कि हमारा वर्ण व्यवस्था था, श्रेणी विन्यस्त समाज था। श्रेणी में मतलब समाज में विभिन्न वर्गों का लोग थे और एक दूसरे को हेल्प करते थे। सबका अलग अलग कर्म था और इसके लिए एक सामंजस्य था सबका अंदर, तो समाज बहुत अच्छे से चलते थे। लेकिन वो व्यवस्था अगर खत्म हो जाएगा तो समाज में एक अव्यवस्था सृष्टि होता है। इसलिए जो जो जन्मगत मतलब लोगों का जो जन्मजात संस्कार है वो अच्छा होना चाहिए।
इसीलिए शादी विवाह ठीक से होना चाहिए, ठाकुर जी ये बोल रहे हैं। शादी विवाह अगर ठीक से नहीं होगा तो अच्छा संतान नहीं जन्मेंगे। अच्छा संतान नहीं जन्मेंगे तो उसका अच्छा जन्मजात संस्कार भी नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ठाकुर जी इधर बोले हैं कि जन्म अच्छा होना चाहिए, तभी जाके अच्छा संतान जन्म होगा और समाज अच्छा बनेगा। लेकिन विवाह ठीक से नहीं हुआ, वर्णाश्रम को फॉलो नहीं किया तो वो ठीक से नहीं हो पाता है। आगे जो नरेश बाबू बोल रहे हैं कि जितना भी अच्छा इंसान हो, पारिपार्श्विक का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ठाकुर जी बोले सही बात है, अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका जो मतलब उनको एक आदर्श होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए और पारिपार्श्विक का अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये तीनों का अंदर आदर्श, अहंग और एनवायरनमेंट, ये तीनों का अंदर जितना कोऑर्डिनेशन रहेगा उतना समाज आगे बढ़ेगा। ये कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे को परिपूर्ण करना। अच्छा इंसान अच्छा इंसान अच्छा होगा, उसका कैपेबिलिटी अच्छा होगा, तभी वो एनवायरनमेंट को कुछ मदद कर पाएगा। एनवायरनमेंट को उन्होंने अग्रसर करना पाएगा, मतलब उन्नत कर पाएगा। और इंसान तभी अच्छा होता है जिसका अंदर आदर्श रहता है। किसी को एक जीवंत आदर्श को पकड़ के चलते हैं। जिसका जीवन में आदर्श नहीं है वो ये नहीं कर पाते, वो प्रवृत्ति का चपेट में आ जाता है, प्रवृत्ति का चपेट में आके इधर उधर भटक जाते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी इधर ये बोल रहे हैं कि आदर्श, एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट और खुद, ये अहंग, ये तीनों का अंदर जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतना जीवन अच्छा से गढ़ेगा। और थोड़ा सा डिस्कॉर्ड आएगा, असामंजस्य आएगा तो जीवन ठीक से नहीं चल पाएगा। तो ये था आज का विषय वस्तु। मैं बोल मैं दूं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। अभी मनोरंजन दा को अनुरोध करता हूँ विषय वस्तु को ऊपर और आलोचना करे, समाराइज करे। जय गुरु दादा। जय गुरु, सभी को आंतरिक जय गुरु। बहुत सुंदर पंकज दा, सबक दा और आपने बोला, ब्रदर्स दा भी बहुत सुंदर से डिस्कशन किए इस पूरा विषय वस्तु को। आज का जो क्वेश्चन आंसर है, ठाकुर जी को जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 1946 में हम लोग इंडिपेंडेंस, जो हम लोग का स्वाधीनता होने का 1 साल से पहले, तो जैसे कुछ होने से पहले थोड़ा बहुत तो आ जाता है, क्योंकि सिचुएशन में अंग्रेज अपना जाने की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारा रूल्स लॉ ऐसे सब फॉर्मेशन भी हो रहा था, सब बातचीत तो चल रहा था, सबको पता था थोड़ा बहुत। इसके बाद जैसे नरेश्वर बाबू का क्वेश्चन ही है, इसके बाद देश में किसी को राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले एक राजा थे, हम लोग जो 2000 साल देखेंगे तो हर छोटे छोटे राजा, सब राज्य था। लेकिन उड़ीसा में भी बहुत सारे राजा है। जैसे हम लोग उड़ीसा से, मैं सोचता हूँ पुरी में एक राजा, मयूरभंज एक में राजा, बहुत सारे राज्य शासन चलता था, राजाओं का शासन था। वहां पे मंत्री, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जैसे ना स्टेट था, और वहां पे राज्य बोलते थे। तो नरेश्वर बाबू का ही था। तो उसके बाद जब स्वाधीन हो जाएंगे, सबके पास पावर आ जाएगा, तो कोई किसी को राजा क्यों मानेगा? किसी का तो राजा का जरूरत नहीं है। और ठाकुर जी बोल रहे कि नहीं, राजा ना भी रहे तो भी किसी ना किसी को तो नेतृत्व करना पड़ेगा, बिना नेतृत्व के चलेंगे नहीं। क्योंकि लोग इतना कैपेबल नहीं है कि उनको अगर पावर भी दे दिया जाए। मैं कहीं पे पढ़ा था भी, सच में आप देखिए आज दुनिया में अगर किसी भी एंगल पर आप मेजरमेंट करिए, अगर वेल्थ के हिसाब से भी देखिए, 5% लोगों के पास जो है, 95% लोगों को 5% ही चला रहे हैं। इवन आपको अगर मैं 10 करोड़ दे दूं कल उठ के, आप क्या करोगे सोच नहीं पाओगे। वही 10 करोड़ जहां से लाए, उसी 1 साल बाद उन्हीं के पास ही चला जाएगा। क्योंकि आप कॉन्फाइंड नहीं हो, ठाकुर जी के जैसे मनुष्य नहीं बने हम लोग। जब मनुष्य नहीं बने तो आपके पास पावर जब आ जाएंगे, इधर आप पूरा खराब कर लोगे, नहीं तो वो पावर फिर छीन कर और किसी के पास चला जाएगा। ठाकुर जी ये बोले कि राजा ना भी रहे तो भी किसी ना किसी को नेतृत्व तो करना पड़ेगा, चाहे उससे राष्ट्रपति कहे, चाहे हमारा प्राइम मिनिस्टर कहे, चाहे हमारा MP ML कहे, तो वो तो होगा। उसके सिवा सारे लोग चला नहीं सकेंगे देश को। नरेश्वर बाबू फिर से बोले कि बहुत
का तो ऐसा मत है कि सत्ता का सबके हाथ में देना चाहिए। तो सबके हाथ में अगर सत्ता दे दिया तो सोचो क्या होगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप सोचो सब मैनेजर बन जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कितना दिन में टूटेगा। मतलब हर बहुत शॉर्ट टर्म में ऑर्गेनाइजेशन टूट ही जाएगा। तो ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे हम लोग देखे होंगे, कई संगठन है, गोष्ठी है, इवन हमारा सत्संग कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे अगर लीडर नहीं रहा, और कोई लीडर था, छोटे बहुत थोड़ा मनमानी थोड़ा ये सब चल रहा था, एक बार देखिए लीडर खत्म हो जाए, लीडर नहीं रहते हैं, इसी गैप के कितना झंझट हो रहा था। सब कहते हम झगड़ा करते हैं, बहुत सारा झगड़ा हो जाता है, सब कहते हम लीडर है, ये सही डिसीजन नहीं बन पाता है। तो लीडर का तो नेतृत्वधारी जो पर्सन का, उसका तो रिक्वायरमेंट बहुत है, उसके सिवा कुछ नहीं चलता है। इसमें इवन घर में भी देखिए, अगर जो पिता है कि जो है, जो जिसका अगर जो गुरु की पिता जो परिवार का मुख्य है, अगर परिवार का मुख्य ही नहीं रहेगा तो परिवार बिछड़ ही जाएगा। ठाकुर जी इसीलिए बोले कि सत्ता भले ही सबका हाथ में चले जाए, पर संचालन में दक्ष लोगों का हाथ में रहेगा, शोषक नहीं बल्कि दक्ष व्यक्ति चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे, अगर दक्ष नहीं रहा, बहुत सारे कंट्री देखोगे, ये सब एग्जाम्पल ना ठाकुर जो दिए 1946 में, ये 1946 का एग्जाम्पल नहीं है, और ये दुनिया आज का नहीं है, लाखों करोड़ साल का दुनिया है। ये तो जिन पे है, जब भगवान बार बार आते हैं तो यही दोहराने के लिए आते हैं कि ये रूल्स कुछ अलग नहीं है। रूल्स अब 10,000 साल पहले से कुछ रूल था, आज कुछ रूल ऐसा नहीं है, ये रूल सेम ही है। तो मनुष्य का जो सोर्स कोड है, अगर मैं देखूं जैसे कंप्यूटर का सोर्स कोड बाइनरी नंबर होता है, हम लोग का जो सोर्स कोड आनंद से बना ही ऐसा है, डिजाइन ही ऐसा है। चाहे आज आप मर्सिडीज चला रहे हो, उस टाइम बैलगाड़ी चला रहे थे, पर सोच ऐसा है, वो प्रक्रिया ऐसे, प्रकृति ऐसा है। सूरज आएंगे तो लाइट देंगे, फिर पश्चिम में जाकर अस्त होंगे, इसमें कुछ दोहरा नहीं है। दैट इज रूल, दैट इज लॉ। यही हमारा दिखाने ठाकुर जी चाहते कि बिना सत्ता के, सत्ता सबके हाथ में दे सकते हैं, बट सब लोग को कैपेबिलिटी नहीं है कि सब लोग उसको देश को चला सके। छोटा सा एग्जाम्पल परिवार में ले लो ना, अगर परिवार में सब मुखिया बन जाए, परिवार चलेगा नहीं। आप एग्जाम्पल लेके देखो, और यही बोलते कि तो उसको एक एफिशिएंट हाथ में देना चाहिए। एफिशिएंट कौन है? अगर इनएफिशिएंट का हाथ में गए तो एक्सप्लोड हो जाएगा। बहुत सारा आप मिडिल ईस्ट में कंट्री देखो होंगे, बहुत सारा, जैसे नॉर्थ कोरिया आज ले लो एग्जाम्पल, तो उन लोगों को मतलब लीडर जैसा चाहेगा, सारा नॉर्थ कोरिया के लोग ऐसे बाल काटेंगे, लीडर बोलेगा हंसेगा तो वो लोग हंसेंगे। तो क्योंकि जैसा नेता है ऐसे शासन है। ठाकुर जी बोलते हैं नहीं तो फिर एक एक्सप्लोड हो जाएगा, बल्कि एक दक्ष एफिशिएंट व्यक्ति होना चाहिए। और यदि वो दक्ष परिपूरक ना हो तो उससे भी बदल देना चाहिए। दक्ष पूर्व परिपूरक कैसा होगा? कोई अगर गुरु होगा तो, अगर उसको पता नहीं, मैं कल किसको बोल रहा था, अगर बोला दीक्षा क्यों चाहिए, तो दीक्षा इसलिए चाहिए कि दीक्षा तो दक्ष बनाते हैं, बट मैं दीक्षा दक्ष बना हूं, किससे बेंचमार्क करूं? मेरे पास आचार्य देव है, बट जिसके पास कोई गुरु नहीं है, मार्ग नहीं है, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। वो बोलेगा जो उसके पास, क्योंकि एक तो है मनुष्य, एक है प्रवृत्ति। तो मनुष्य तो चलेगा, बट प्रवृत्ति तो जब अगर कोई नहीं है तो प्रवृत्ति उसको कॉम्प्लेक्स अपने तरफ खींच लेगा। जो कॉम्प्लेक्स अपने तरफ खींच लेगा तो अपने हिसाब से, जैसे बहुत सारे नेता मंत्रियों को आप देखोगे, बाहर का दुनिया बढ़िया चकाचक होता है, सब करोड़ों क्राउड आते, ये आते, अंदर का दुनिया अलग है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो उनको अच्छा लगता है उसी हिसाब से करेंगे। जो बाहर की दुनिया के मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए करेंगे, वही टाइप के करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ गुरु नहीं है, दक्ष नहीं बने, बट पावर आ गया। तो ठाकुर जी इसलिए बोले कि एक अच्छा एफिशिएंट बल की उनको दक्षता देना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए। राजा ना हो भले ही, बट अगर वैसा टाइप का सत्ताधारी पर्सन आएंगे तभी जाके वो मनुष्य को बचा सकेंगे, तभी जाके देश को बचा पाएंगे। नहीं तो सारा देश फिर जैसे एक टाइम पे एक अंग्रेज आके शासन करते थे, आज आप देखोगे बहुत सारे कंट्री में, इवन इंडिया में ऐसे ही शासन हो रहा है। आपका टैक्स मनी कहाँ पे जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। आप भर के इनकम टैक्स दे रहे हो, तो आपका टैक्स मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। कल आपका जो गड्ढा है रोड का, आप सोच नहीं पाओगे कितना पैसा कहाँ पे जा रहा है। आप किसी नेता का बैलेंस शीट देख लो, जिस टाइम से वो, क्योंकि वो फाइलिंग करते हैं ना, उनका वेल्थ 5 साल में आप सोच कितना गुना उनका वेल्थ बढ़ जाता है। कहाँ से आता है? उनको आपको जैसे सैलरी मिलता है उनका उतना सैलरी मिलता है, बट उनका वेल्थ ऐसे कैसे बढ़ गया? तो क्योंकि आपका जो टैक्स मनी घूम घूम उन्हीं के पास जाता है। तो ये सब चीज क्यों होता है? क्योंकि एक्सप्लोइट करते हैं। उनके पास गुरु नहीं है, मार्ग नहीं है, उनको लोगों को बचाने के लिए नहीं है, उनको अपना सत्ता बचाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए आए हैं और अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए आए हैं। तो ऐसे टाइप का इंसान अगर दक्ष नहीं हो, ऐसे टाइप का इंसान अगर ठाकुर जी बोलते कि लीडर बन जाएगा तो एक्सप्लोइट करेगा।
तो जल्दी यदि सहयोग के स्थान पर केवल संघर्ष का प्राधान्यता दी जाए और वर्ग विभाजित समाज के बदले वर्गहीन समाज बना दी जाए, तब भी तो लोग उससे असुविधा अनुभव करेंगे। वे उस व्यवस्था से असहयोग करेंगे, संघर्ष करेंगे और फिर से वर्ग विभाजन समाज बनाने का प्रयास करेंगे, अर्थात संघर्ष समाप्त नहीं होगा। आज ये वर्ण को लेके जब अंग्रेज आए, ये सब गलत दिशा दिखाए। ये वर्ण व्यवस्था इतना सुंदर था, मैं कहीं पे रिसेंटली पढ़ रहा था, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग भी कोई खाना बनने के बाद छूना नहीं है, तो कोर में हम समझ नहीं पाते उतना कितना एनर्जी है फूड पे। क्योंकि आप अगर 2 दिन नहीं खाएंगे, मैं अगर 2 दिन नहीं खाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे वाइब्रेशन लेवल एक लेता है, हम लोग जो आनंदमय को उसका बात कर रहे थे ठाकुर जी, हर चीज का एक वाइब्रेशन लेवल रहता है। कुछ अगर खाना देख खाइए, अच्छे खाना है, इवन आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मंदिर में जाके खा लीजिए, कितना खा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी लगता है। कुछ सिंपली चावल दाल खा लीजिए, बट बाहर आप होटल में रेस्टोरेंट में खाइए, 1000 रुपया दीजिए, मसाला वसाला दाल दबा के खाइए, आप देखिए 4-5 घंटा आपको इतना जैसे सो जाओ वहीं पे, इतना माइंड ड्रॉल कर देता है। तो खाने में एनर्जी नहीं है। तो खाना तो सुंदर दिख रहा है, फ्लेवर दिख रहा है, पूरा आरामा बहुत आ रहा है, और खाने में जो एनर्जी जो सोर्स है वो नहीं है। तो सोर्स को जो अगर कोई ब्राह्मण अगर मंत्रदान पढ़ के बनाता है खाना, तो उसी चीज को तो फिर हम जैसे बोलते हैं ना, ब्राह्मण का कुआं क्यों अलग था और कोई शूद्र वैश्य का कुआं क्यों अलग था, तो उसका ब्राह्मण का कुआं छूने का जरूर मतलब अलाउड क्यों नहीं था। आप सोचिए, ब्राह्मण का जो काम था, एक तो वेद पढ़ते, खाना बनाते थे ब्राह्मण, और जो शूद्र वैश्य जो काम करते थे, कोई चमड़ा का काम करता है, कोई लौह लुहार का काम करता है, कोई केमिकल्स का काम करता है, और दोनों का कुआं एक हो जाए तो खाने में पॉइजन चला जाएगा। तो कुछ साइंटिफिकल रीजन की वजह से सेपरेट किया गया था, नहीं ये खाने को नहीं छूना है, पानी अलग, कुआं को अलग किया गया था। बट ये सब चीज को धीरे धीरे ऐसे किया गया कि छूत अछूत में आ गया, ऊपर नीचे दिखा दिया गया। तो वर्ण सिस्टम को सिस्टमेटिकली तोड़ा गया। तो वर्ण सिस्टम को जब सिस्टमेटिकली इसलिए तोड़ा गया कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। इसलिए तो 1 लाख लोग अंग्रेज आके यहाँ पे करोड़ों लोगों को कैसे शासन करेंगे। आप अगर 1000 लोग हो, आपके अगर ये है भातृचारा है, भाईचारा है, मतलब जड़ के रहते हो, कोई तोड़ नहीं पाएगा। मतलब अगर आपके अंदर फाट आ जाएगा, कल 2 आदमी आके आपको अलग कर देंगे। तो वही तो अंग्रेज की है। तो हमारा जो वर्ण विधान सिस्टम था, ये कुछ ऐसे बहुत साइंटिफिकली बना था। साइंटिफिकली इसीलिए बना था, मैं जो वर्ण के हिसाब से लिखा था, पता नहीं वो कितना सही था गलत था, बट हमारा जो, क्योंकि ये हमारा कर्म, हमारा गुण के हिसाब से वर्ण विधान था, ये ऐसा नहीं कि आजकल था। तो मैं अगर क्षत्रिय हूँ, मेरा सोचने का टेम्परामेंट ही अलग है, मेरा टेम्परामेंट अलग है, काम करने का, सोचने का, बात करने का, सब चीज का। तो कोई शूद्र है उसका, कोई वैश्य है उसका, कोई ब्राह्मण है उसका, तो टेम्परामेंट के हिसाब से वो विभाजन हुआ था। तो इससे कुछ छूत अछूत का कुछ लेना है देना नहीं है। जहां पे जितना रिक्वायरमेंट ना, जो क्योंकि ये जो हुआ था इसी हिसाब से देखा गया कि समाज को कैसे आगे लेके जाए। समाज को आगे लेने के लिए जो सही है साइंटिफिकली हुए, जैसे बोला पानी को, शूद्र का उसका जो कर्म है, उस टाइम तो इतना हाइजीनिक था नहीं था, ये नहीं था, तो ये सब चीज के हिसाब से साइंटिफिकली बना गया है। जैसे शायद बट फोरम में एजुकेशनल लीजिए, मंदिर में जाने के लिए क्यों ये टाइम के असुविधा टाइम के औरत लोग, ये लेडीज लोग को मना था, तो उस टाइम से इस आज को जो रिक्वायरमेंट है, आज का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस टाइम नहीं था। आज के पास आपको हाइजीनिक में लिए आपको डेटल है, उस टाइम से इतना नहीं था। तो ये सब चीज को हाइजीनिकली ये सब देख के ये सब सिस्टम बना हुआ है कि आपको कितना अच्छे तरह से आपको सोसाइटी को मेंटेन करके चल सके। तो इसी चीज को लोगों ने गलत दिशा दिखा के फायदा उठाया। तो फायदा उठा के जो लोग जो समझ नहीं पाते थे, उनको दिमाग में गलत चीज भरा गया, तब एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके देश को तोड़ा गया है। ठाकुर जी बोल रहे कि यदि सहज स्थान पर केवल संघर्ष हो तो फिर क्या होगा, फिर वही सबको पावर आप दे दोगे। जब सबको पावर दे देंगे, सब सेम है, आज कोटा में कोई भी जॉब, कोई कुछ भी कर सकता है। आज देखिए, आज फिर फाइटिंग चल रहा है, क्योंकि जिसको कोटा मिला वो जॉब मिल गया, जो एक्चुअली टैलेंटेड है, एजुकेशन है, उसको जॉब नहीं मिला है, वो बेचारा को भटक रहा है। तभी फिर से वही फाइटिंग चल रहा है। 80 साल के बाद हम तो नाम के स्वाधीनता है, स्वाधीनता दिवस पालन कर रहे हैं, अभी तो अगस्त महीना चल रहा है, सब कुछ है, लोग आप देखिए कितना लोग खुश है। जैसे कोई बोलता है ना, चाणक्य के टाइम में अगर राजा हो, राजा का जो काम था धन कोष को अपना राजकोष को बढ़ा के अपना एंजॉय के लिए राजकोष नहीं था। चाणक्य ने नहीं मना किया था, तुम राजा जनता का सेवक हो, तुम्हारा दुनिया में, तुम्हारा राज्य में एक भी भिखारी नहीं रहेगा,
एक भी कोई दुख दुर्विधा में नहीं रहेगा, एक में कोई वर्णाश्रम में नो तोड़ेगा नहीं, एक में कुछ गलत मैरिज नहीं होगा, प्रतिलोम मैरिज नहीं होगा। ये टाइप का राज्य वो बनाने के लिए सोचे थे, वो बनाए थे, इसलिए नो इतना बड़ा साम्राज्य था। बट आज का देखिए, आज तो राजा है, आज तो बोलने के लिए, मार्केटिंग के लिए, नो पीआर के लिए बहुत सारा चीज हो रहा है, बट आज कितना सक्सेस है। तो ठाकुर जी जो देश का जो स्वाधीनता, जो उनका जो विजन था, वो विजन में हम लोग आए नहीं, क्योंकि हम लोग मनुष्य नहीं बने हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत गिने चुने कोई है। तो पहले तो सबको मनुष्य बनना पड़ेगा। पहले मनुष्य बनने के लिए गुरु चाहिए, भगवान चाहिए। अगर वो शरणा नहीं करेंगे, शरणापन्न उनके नहीं जाएंगे, तो हम प्रवृत्ति के वशवर्ती रहेंगे। जब प्रवृत्ति के वशवर्ती रहेंगे तो प्रवृत्ति हमारा हिसाब से जो प्रवृत्ति की इच्छा है, हमारा जो इच्छा है, आज मेरे को प्राइवेट जेट खरीदना है, आज मुझे अमेरिका में घर खरीदना है, पैसा कहाँ से है, अच्छी तरीके से कमा नहीं पाऊंगा, पीरियड है, तो मेरे को जितना गलत चीज कर पाऊंगा मैं करूंगा। इधर मैं बैंक लूटूंगा, बैंक को गलत चीज करूंगा, दूध में जहर मिला के बेचूंगा, जो भी करके मेरे को पैसा कमा के एक बड़ा सा आदमी बन के मेरे को मार्केटिंग करना है। यही आज का शोषण है, और मैं लोगों को शोषण करने के लिए पॉलिटिक्स में जाऊंगा। तो ये टाइप का पॉलिटिक्स ठाकुर जी चाहे नहीं थे। तो ठाकुर जी बोले कि हमारा व्यवस्था में देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से किसी भी हटकर समाज नहीं चल सकता है। ये बोला ना, ये 1946 के की, ये 2000 आज का जो 21 सेंचुरी का बात नहीं है, ये युग युग से है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में लिखे थे, और उससे भी पुराना है, क्योंकि ये मनुष्य का सोच में है, मनुष्य का गुण और कर्म के हिसाब से डिवीजन है। ये डिवीजन जात के हिसाब से नहीं, कि टाइटल के हिसाब से नहीं है। तो मनुष्य का जो गुण और कर्म के जो डिवीजन है, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरा जीन में है, और इसको जितना मैं कैरी करके चलूंगा वो मेरा उन्नत है, मेरे अच्छे के लिए है। अभी अभी बहुत सारे देखोगे, आप टाइटल ही हटा दो, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा जन्म है। तो वो बोल रहे मैं फ्री हो गया, मैं खुद को कभी ब्राह्मण बन सकता हूँ, जॉब के टाइम पे मैं SC सर्टिफिकेट भी दे सकता हूँ। वो टाइप का विभ्रांत हो रहा है, क्योंकि वो जीन पे जो गुण पे मेरा जा रहा है। मेरा गुण जो है पानी का गुण, पानी का जो गुण है, पानी पीने से हमको अच्छा लगता है, और पानी पीने से मेरे को पेट में गैस हो जाएगा, मैं पानी पीऊंगा नहीं। तो मेरा जो गुण था, मैं मेरा गुण को जितना खराब करूंगा, मेरा नेक्स्ट जनरेशन उतना खराब हो जाएगा। अब मेरा ही इतना खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा बाहर में दिखावा कुछ और करूंगा, मेरा अंदर कुछ और चलता रहेगा। मैं दोनों में सामंजस्य ले नहीं पाऊंगा। हर टाइम हुई डिप्रेशन, टेंशन, जो ठाकुर जी नहीं चाहते थे। ठाकुर जी चाहते थे कि सुस्त समाज बने। तो सुस्त समाज बनने के लिए ये जो हमारा प्रक्रिया था ना, तो इसको बहुत मानना जरूरी है। तो हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग मॉडर्न है, हम प्रतिलोम मैरिज करेंगे। तो प्रतिलोम मैरिज करने में कुछ इश्यू नहीं है। आप लड़का लड़की बोल रहे हैं ना, लड़का लड़की दोनों को अच्छे लगे, प्रतिलोम कर लिए, बट उसके बाद जो आएगा, तो आप देखिए प्रतिलोम मैरिज अगर आप किए हो, आप खुद को एग्जाम्पल में लो, खुद को एनालिसिस करो। सपोज आप लेडी हो, आप हायर बर्न हो, बट आप जिसको मैरिज किए हो लोअर बर्न है, तो दोनों का सोच कभी मिलेगा ही नहीं। आपका परिवार के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप हायर बर्न का जो मैच है, जो अगर क्षत्रिय बर्न हो, आपका जो गुण है, आपका जो सोच है काफी बेहतर है, आपका टेम्परामेंट ही अलग है, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, सलाह सूत्रा जैसे वो नहीं कर पाओगे। बट अगर वैसे शूद्र से आप शादी किए हो, तो आपका तो जीवन जैसे एडजस्ट किए हो, क्योंकि शादी तो किए हो, लव मैरिज किए हो, बट आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, जो बच्चा आ रहा है, वो उसका टेम्परामेंट कैसे होगा? मिक्स टेम्परामेंट रहेगा, वो दुनिया में कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग प्रोडक्शन में करते हैं ना, 10% एक खराब चीज निकल गया तो चलेगा, वो टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं। 100 बनाते हैं, 10 खराब के लिए कंपनी एक्सेप्टेड है। बट अगर भगवान का बच्चा है, भगवान सोचता है कि कोई सोचेगा मेरा बच्चा एक खराब निकल जाए, तो आप कैसे सोच सकते हो? अगर मेरा प्रभु, मेरा परम पिता दुनिया में मेरे को मनुष्य जन्म दे के लाए हैं, वो क्यों सोचेंगे कुछ खराब निकले तो चलेगा? वो नहीं सोच सकते, क्योंकि उनका हर बच्चा इंपोर्टेंट है। और हर बच्चा इंपोर्टेंट के लिए, हर बच्चे को बचाने के लिए जो सक्षम है, जो चाहते हैं वो करेंगे। बट वो जैसे बोलते हैं ना, जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, बट खुद नहीं करते। अगर भगवत गीता में, महाभारत में वही थे, वहीं पे चैरियट बन गए, लेकिन युद्ध नहीं किए। आज भी वही है। आज आपको बोल दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मेरे पास आके, दुनिया को आके हाथ में सब कुछ कर लेंगे, वो करेंगे नहीं। वो उनके खुद का ही लीला है। खुद का लीला को खुद का, अगर कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, क्यों जाके वहां पे फिल्म में नहीं घुसेंगे? आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है। ठाकुर जी यही बोलते हैं कि आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। फिर देखिए, योग्य मनुष्य तैयार करना होगा। इसके लिए योग्य जन्मदार संप्रदा, वर्णांश गुण भी चाहिए। केवल बाहरी प्रयास से काम नहीं चलेगा, सभी पक्षों को ठीक करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि विवाह आदि की व्यवस्था उचित ना हो और अच्छे मनुष्य जन्म ना लो, तो कुछ भी सार्थक नहीं होगा।
ठाकुर जी यही बोले कि जब तक अच्छे हम लोग वर्णों को नहीं मानेंगे, अच्छा लीडर नहीं आएगा, अच्छा मैरिज सिस्टम नहीं बनेगा, तो आप जितना भी स्वाधीनता मिल जाए, वो बोलते हो ना, आप सबको भी स्वाधीनता दे दो, जैसे सबको पैसा बांट दो, ट्रस्ट मी, आप 10 साल 15 साल देखो, सारा पैसा जहां से आया था वहीं पे चला जाएगा। एक एक्चुअली प्रूवन है, लॉ है, बहुत सारे कंट्री में ट्राई किए है। वेनेजुएला जैसे कंट्री में तो सबको बांट दिए पैसा, हजार हजार करोड़ करोड़ पैसा बांट दिए, तेल का कंट्री। एक टाइम पे आज आया, उनके पास खाने के लिए नहीं है, लोग के पास इतना पैसा था लेकिन कोई काम नहीं किया, और जबरदस्त पैसा आ गया, क्यों काम करेगा, सब अपना कर्म छोड़ दिए। तो जब सब कर्म छोड़ दिए, पैसा आ गया, खाने की कौन देगा, आपको तो खाना चाहिए, कौन देगा, कोई कर्म नहीं किया, आज कंट्री कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। आज उसका प्रेसिडेंट को अमेरिका ले लिया, आज सिचुएशन ऐसा टाइप का आ गया, तेल भरपूर है लेकिन पैसा नहीं है, लोगों के पास क्या करेंगे, गोल नहीं है। तो ये टाइप का भी जाना नहीं है। ठाकुर जी वार्निंग दे रहे हैं 1946 में, आपको स्वाधीनता चाहिए, आप पहले मनुष्य बनाओ, मनुष्य बनाने के लिए आपको जो वर्णाश्रम है उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करने के लिए अच्छे मैरिज सिस्टम डेवलप करो, अच्छे शिक्षा पद्धति डेवलप करो, तभी जाके जय क्या गुरु, अच्छा इंसान बन पाओगे, अच्छा देश जय बन जय गुरु, पाओगे। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है, इसके ये विषय वस्तु के साथ एकदम मैच खा जाता है। बहुत पैसा था, बहुत अमीर थे लोग, लेकिन उसीलिए कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अभी वेनेजुएला का हाल क्या है आप देख सकते हैं। इसीलिए कर्मों को जारी रखना चाहिए, कर्म छोड़ देने से यही वेनेजुएला जैसा हाल है। बहुत सुंदर आलोचना और बहुत सुंदर भाव से समराइज किया दादा ने आज का विषय वस्तु, बहुत अच्छा लगा। आज का विषय वस्तु, आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा को जय गुरु। सब एक दूसरे से जय गुरु कीजिए, जय गुरु वीडियो सोमनाथ बंद दा, कर जय दीजिए। गुरु, जय जय गुरु। गुरु, जय गुरु।